कोटि कोटि नमन करते हुए इतनी भीषण गर्मी में भी इतनी विशाल संख्या में आप सभी लोग लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री उदय प्रताप सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राकेश संखवार जी, लोकसभा के प्रभारी श्री शंकर शर्मा जी, लोकसभा के प्रवासी श्री सुनील पांडे जी, लोकसभा के संयोजक श्री वृंदावन लाल गुप्ता जी, हमारे यहां के वर्तमान सांसद डॉक्टर चंद्रसेन जादौन जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री मनीष असीजा जी, प्रेमपाल धनगढ़ जी, महापौर श्रीमती कामनी राठौर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती हर्षिता सिंह जी, हमारे पूर्व विधायकगण श्री हरिओम यादव जी, राम गोपाल लोधी पप्पू जी, ओम प्रकाश वर्मा जी और लोकप्रिय प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के ठाकुर विश्वदीप सिंह जी और उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के सभी पदाधिकारी और बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले फिरोजाबाद के उन सभी हस्तशिल्पियों और कारीगरों का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने फिरोजाबाद को सुहाग नगरी के रूप में बदल करके भारतीयता की पहचान के साथ जोड़ा है। बहनों और भाइयों, आप सभी का भी मैं इस अवसर पर अभिनंदन करते हुए देश के भविष्य को बनाने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आज फिरोजाबाद में आया हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा का चुनाव पूरे देश के अंदर 7 चरणों में हो रहा है। 2 चरण कल संपन्न हो गए हैं। 543 में से एक लोकसभा की सीट पहले ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गुजरात के सूरत से जीत करके आ गई है और 191 सीटों पर चुनाव हुए हैं। बहनों और भाइयों, जो रुझान है, जो उत्साह है, जो उमंग है, पूरे देश में एक ही स्वर गूंज रहा है और वह है कि फिर एक बार मोदी सरकार का। बहनों और भाइयों, ये मोदी सरकार का जो स्वर गूंज रहा है, ये अचानक नहीं गूंज रहा है। इसके लिए मोदी जी ने 10 वर्ष के अंदर देश के अंदर जो कार्य किया है, वे कार्य आपके सामने हैं और इसीलिए मैं भी आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि उज्जवल भविष्य, भारत के उज्जवल भविष्य के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है और भारतीय जनता पार्टी को विजयी इसलिए बनाना है क्योंकि मोदी जी ने 10 वर्ष तक बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके देश के लिए कार्य किया है। उसका लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। उसका लाभ इस रूप में प्राप्त हो रहा है कि आज भारतवासी कहीं दुनिया के अंदर जाते हैं, सम्मान की निगाहों से देखे जाते हैं। आज देश की सीमाएं सुरक्षित हैं।
आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है। आप याद करिए कांग्रेस के समय में क्या होता था। जब यूपीए की सरकार थी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने बिना मांगे उन्हें समर्थन दिया था। तब आतंकी विस्फोट होते थे और कहा जाता था कि इस आतंकी विस्फोट के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। तो तत्कालीन कांग्रेस की सरकार क्या कहती थी, अच्छा देखेंगे। यही उनका जवाब होता था। आतंकवाद से लड़ने की सामर्थ्य नहीं थी। और बहनों और भाइयों, आज आतंकी घटना की बात तो दूर, कहीं जोर से पटाखा भी फट जाता है ना, तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। बहनों और भाइयों, ये जो परिवर्तन आया है, जो सुरक्षा का माहौल बना है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण। देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। आज पाकिस्तान या देश का दुश्मन भारत की सीमा में नहीं घुस सकता। उसे मालूम है घुसपैठ करेंगे तो काम तमाम हो जाएगा। पहले से उसे पता है। उसे मालूम है कि अगर उसने कुछ भी ऐसी जरूरत की जो भारत की संप्रभुता और भारत की सुरक्षा के खिलाफ होगा, तो ये नया भारत है केवल राम मंदिर ही नहीं बनाता है, आतंकवादियों का राम नाम सत्य है भी करना जानता है। बहनों और भाइयों, देश के अंदर विकास के कार्य किस रूप में हो रहे हैं, आप मुझे बताइए। हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, रेलवे और मेट्रो की सुविधाएं बढ़ी हैं, आईआईटी, आईएम, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, एम्स और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के आधार पर फिरोजाबाद के हस्तशिल्पी और कारीगरों की जो प्रोडक्ट है, इसको वैश्विक मान्यता भी प्रदान कराई जा रही है। एक समय था जब यहां का उत्पाद, यहां का प्रोडक्ट लगभग बंदी के कगार पर जा चुका था। एक तरफ प्रदेश और केंद्र सरकार के अधिकारी परेशान करते थे, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और एनजीटी दूसरी तरफ था। 2017 में जैसे ही सरकार बनी, हमने कहा इन सबसे कि अगर किसी व्यवसायी को परेशान किया, किसी उद्यमी को परेशान किया तो बोरिया बिस्तर बांध देंगे। बोरिया बिस्तर चुपचाप तरीके से देश के अंदर एक अच्छा वातावरण बनने दो, कार्य करने दो। भारत के प्रोडक्ट को वैश्विक मान्यता मिलनी चाहिए। और बहनों और भाइयों, आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उत्तर प्रदेश का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर छा रहा है, जिसमें फिरोजाबाद का ग्लास भी पूरी दुनिया के अंदर छा रहा है। आज आप देख रहे होंगे कि विकास के कार्य भी हो रहे हैं और गरीब कल्याणकारी कार्य भी। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन 4 वर्ष से लगातार मिल रहा है और मोदी जी ने कह दिया अगले 5 वर्ष तक लगातार मिलेगा। बहनों और भाइयों, कांग्रेस, सपा, बसपा की सरकार के समय क्या होता था, यही राशन इनके चट्टे बट्टे सब डंकार जाते थे, गरीब को मिलता ही नहीं था, लोग भूखों मरते थे। और समाजवादी पार्टी तो 2 कदम और आगे चली गई थी। आप सोचो, जिन आतंकवादियों ने अयोध्या पे राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला किया था, जिन आतंकवादियों ने बजरंगबली के पावन मंदिर, संकट मोचन मंदिर वाराणसी में हमला किया था, जिन आतंकवादियों ने न्यायपालिका पर हमला किया था, जिन आतंकवादियों ने सीआरपीएफ कैंप रामपुर में हमला किया था, उनके मुकदमों को भी समाजवादी पार्टी ने वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया था। तब न्यायपालिका ने अखिलेश यादव की सरकार को के बारे में टिप्पणी की थी। तब न्यायपालिका ने कहा था, आज आतंकवादियों के मुकदमों को वापस ले रहे हो,
कल बड़ी बेशर्मी के साथ इन आतंकवादियों को पद्म पुरस्कार से नवाजोगे, देश की सुरक्षा का क्या हाल होगा। ये देश की सुरक्षा के साथ, जनता जनार्दन की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली क्या समाजवादी पार्टी को आप वोट देंगे? क्या लोग वोट देंगे? बहनों और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी के हाल थे और विकास के कार्यों में डकैती डालते थे ये लोग। एक ही परिवार लूट मचाया हुआ था, तबाही मचाया हुआ था। महाभारत के सारे रिश्ते वहां मौजूद थे। और बहनों और भाइयों, जिस तरीके से उनके द्वारा उस समय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होता था, मजाक किया जाता था, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, आपने देखा होगा 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया जा रहा है, प्रतिवर्ष दिया जा रहा है। 50 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट खोल दिए गए। और जिन लोगों के पास उपचार की सुविधा नहीं होती है, कोई विधायक, कोई सांसद, कोई महापौर, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष, कोई अन्य पदाधिकारी या वो पीड़ित भी अगर मुझे एक पत्र भेज देता है कि मेरे परिवार में फलाना व्यक्ति बीमार है, डॉक्टर का ये एस्टिमेट है, मेरी सामर्थ्य नहीं है, तो मैं मोदी जी के द्वारा बनाए गए उसके अकाउंट में सीधे पैसा भेज देता हूं कि जाओ भाई, ये तुम्हारा अधिकार है, उपचार करो, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, हम साथ में खड़े हैं। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ। सपा, बसपा और कांग्रेस की सरकार में किसान आत्महत्या करता था, आज किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहा है। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए। नारी गरिमा की भी रक्षा हुई और बीमारियों से भी मुक्ति मिली। 10 करोड़ गरीबों को फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर भी मिल गया, आंख की रोशनी भी बच गई। और साथ साथ उत्तर प्रदेश में तो हमने कहा है कि होली और दीपावली में फ्री में रसोई गैस का भरा हुआ सिलेंडर इन परिवारों को उपलब्ध करवाने का काम करेंगे और हम दे भी रहे हैं। बहनों और भाइयों, 4 करोड़ गरीबों को मकान मिल गए, 2.5 करोड़ गरीबों के घर में बिजली पहुंच गई, हर घर नल की योजना साकार हो रही है। क्या इसमें किसी की जाति देखी गई? क्या किसी का मत और मजहब देखा गया? क्या अरे जो भारत का नागरिक है, जरूरतमंद है, उसको योजना का लाभ मिलना चाहिए। और इसके लिए मोदी जी ने नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ और सबके विकास के साथ जब सरकार कार्य करती है, सही लोकतंत्र को मजबूत करती है, और यही राम राज्य की अवधारणा भी है। बहनों और भाइयों, यही राम राज्य की अवधारणा है। आज जो मैं आपको बताने के लिए आया हूं या बताने के लिए आया हूं, ये चुनाव है, ये चुनाव देश के भविष्य को तय करने वाले हैं। कांग्रेस जो समाजवादी पार्टी के गठबंधन का सबसे बड़ा धड़ा है, समाजवादी पार्टी तो बेकार का चुनाव लड़ रही है। आप मुझे बताओ, देश में सरकार बनाने के लिए समर्थन चाहिए 273 सांसदों का, और समाजवादी पार्टी कुल चुनाव लड़ रही है 63 सीटों पर। तो क्या 63 सीटों पर चुनाव लड़ करके क्या कोई देश के अंदर सरकार बना पाएगी? क्या ये तो बेकार की बातें करते हैं। और कांग्रेस भी पूरे 543 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही है, कांग्रेस भी नहीं लड़ रही है। पहले ही, यानी अखाड़े में आने के पहले ये युद्ध हार चुके हैं, प्लान का रास्ता अपना चुके हैं। लेकिन इनके मंसूबे देश के लिए कितने खतरनाक हैं, ये तो देखो। पहले आप देखो, 1947 में कांग्रेस के कारण देश का विभाजन हुआ था। 1947 में देश को बांटा। अब कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है
कि हम हर व्यक्ति की संपत्ति का सर्वे करवाएंगे और फिर उस पर एक विरासत टैक्स लगाएंगे और फिर उसमें से आधी संपत्ति को अपने कब्जे में ले लेंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे क्या? अरे मेहनत आपके बाप दादों ने किया, वो संपत्ति उन्होंने आपके लिए संपत्ति सुरक्षित रखी और अब कांग्रेस कह रही है कि हम इसको बांट देंगे। और किसको बांटेंगे? ये बांटेंगे बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या और अन्य ऐसे तत्वों को जिन लोगों के द्वारा आबादी बढ़ाने का एक प्रतरफा मिशन चलता है। बहनों और भाइयों, ये लोग देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करके भारत के तालिबानीकरण की नींव रखना चाहते हैं। दूसरा कार्य मैनिफेस्टो में आप देखिए, कांग्रेस क्या कहती है? इसने कहा है अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के हकों पर ये लोग डकैती डालने वाले हैं और समाजवादी पार्टी भी उनका सहयोग कर रही है। किस रूप में? आप सोचिए, जब कांग्रेस की यूपीए की गवर्नमेंट थी तब कांग्रेस ने जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था, उसको रंगनाथ आयोग कहते हैं। उसमें उसने कहा था कि बहनों और भाइयों, उसने कहा था कि पिछड़ी जाति को मिलने वाले 27% आरक्षण में 6% मुसलमानों को दे देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर विरोध किया था और कहा था कि भारत का संविधान धार्मिक आधार पर विभाजन का पक्षधर है, धार्मिक आधार पर किसी भी रिजर्वेशन का पक्षधर नहीं है, क्योंकि धार्मिक आधार पर दिया जाने वाला कोई भी आरक्षण देश के विभाजन की नींव रखने वाला है। इसी आधार पर देश का विभाजन हुआ था और भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर विरोध किया था। कांग्रेस के मंसूबे पूरे नहीं हो पाए। उन्होंने उस समय अनुसूचित जाति के लोगों को के अधिकारों पर भी सेंध लगाने का प्रयास किया था। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी लागू करने का प्रयास किया था। ये सभी कांग्रेस के पाप थे। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी उस समय इनको सपोर्ट करती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों के अधिकारों की रक्षा की थी। और आज कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में फिर से कहती है, क्या कहती है? कि यह फिर से इसको लागू करने का प्रयास, इसको लागू करेगी। कांग्रेस इसके भी आगे जाके कहती है, आप मुझे बताओ, क्या कृष्ण कन्हैया की धरती पर आप गौ कसी करने की छूट देंगे क्या? देंगे क्या? अरे मुझे बताओ, हमारे भगवान राम और हमारे भगवान कृष्ण तो इस धरती पर उनके अवतार का कारण ही क्या था? गौ ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए अवतरित हुए थे। और ये क्या कहते हैं? कहते हैं हम अल्पसंख्यकों के रुचि के खान पान की पूरी स्वतंत्रता देंगे। यानी उनको बहुसंख्यकों की रुचि का खाना नहीं पसंद है। कांग्रेस को ये पसंद नहीं है। कांग्रेस का डीएनए भारत को और भारतीयता को पसंद नहीं करता है। समाजवादी पार्टी उन्हें बिना मांगे समर्थन देने के लिए हमेशा तैयार रहती है और इसीलिए लोग कह रहे हैं, यानी रुचि का खाने का मतलब गौ कसी की छूट देना। क्या हिंदुस्तान इसको स्वीकार करेगा? क्या हिंदुस्तान इसको स्वीकार करेगा? क्या राम और कृष्ण के भक्त और उनके अनुयायी क्या इसको स्वीकार करेंगे? बहनों और भाइयों, कांग्रेस और सपा के इस मंसूबों को पूरा नहीं होने देना है। कांग्रेस एक और कार्य करती है, एक और बात कहती है कि अल्पसंख्यकों के व्यक्तिगत कानून लागू करेंगे। आप मुझे बताओ, 3 तलाक की कुप्रथा को रोक लगाई गई, क्या आप 3 तलाक की कुप्रथा को फिर से लागू करेंगे क्या? ऐसे लोगों को समर्थन करेंगे क्या? बहनों और भाइयों, हमें इन लोगों के मंसूबों को देखना होगा। देश के अंदर तालिबानीकरण,
देश के अंदर माओवादी अपसंस्कृति को ये लोग जबरन थोपने का प्रयास करेंगे और इससे पहले कि इनके मंसूबे सफल हो, अपने वोट की ताकत से इनको सही जगह पहुंचा देने की आवश्यकता है। और इसीलिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में आपके पास आई है। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था करके दिखा दिया। भारतीय जनसंघ के समय से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक ही नारा लगाता था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी व कश्मीर, जहां हुए बलिदान मुखर्जी व कश्मीर हमारा है। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था, एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को कहा है, कश्मीर में धारा 370 हटाया है, आतंकवाद की ताबूत में अंतिम कील ठोका है। अब इस देश में समान नागरिक कानून भी देश के अंदर, पूरे देश के अंदर लागू करके रहेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी आश्वासन देने के लिए आई है। दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी आश्वासन देने के लिए आई है। भारतीय जनता पार्टी ने किया है और करेगी। और भारतीय जनता पार्टी ने यह भी कहा था, रामलला हम आएंगे मंदिर, और बन गया ना। कोई संदेह है क्या? ये कांग्रेस के लोग क्या कहते थे? कहते थे राम तो हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं, ये तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया वाले हैं। यानी इनको ये लगता है कि इससे पहले भारत था ही नहीं। अरे भारत एक सनातन राष्ट्र है, दुनिया के अंदर सबको राह दिखाने वाला राष्ट्र है। और भारत विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला भारत है। राम और कृष्ण के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने वालों के अस्तित्व पर यह चुनाव आपको एक अवसर देता है, उनके अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर दीजिए। जिन लोगों ने कहा राम हुए ही नहीं, आप तो रामलला विराजमान हो गए। हमारे रामलला ने 500 वर्षों के बाद इस बार होली भी खेली है, और 500 वर्षों के बाद रामलला ने अपना जन्मोत्सव भी अयोध्या धाम में मनाया है ना। आपको अच्छा लगा है ना? और बहनों और भाइयों, अब हम लोग भी काशी और अयोध्या के बाद मथुरा की तरफ ही बढ़ चले हैं, इधर ही बढ़ चले हैं। आप सोचो, मैं पूछना चाहता हूं, क्या समाजवादी पार्टी कह पाएगी कि ब्रजभूमि का ही विकास होना चाहिए? उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, करना भी नहीं चाहते। वह तो आप सोचो, यादवों में भी देना था तो किसी और को नहीं दिया, एक ही परिवार के सब लोगों को दिया टिकट, किसी और को दिया ही नहीं। अरे और भी तो योग्य लोग थे, उनको भी दिए होते, उनको भी आगे बढ़ाए होते। बहनों और भाइयों, ये लोग परिवारवादी लोग हैं, अपने परिवार के बाहर नहीं सोच सकते, अपने परिवार के बाहर नहीं सोच सकते। परिवारवाद के नाम पर जाति को ये लोग बदनाम करते हैं, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करते हैं, समाज और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं, गरीबों के हकों पर डकैती डालते हैं, किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करते हैं, नौजवान को प्लान करने के लिए मजबूर करते हैं, व्यापारी को लूटने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसको स्वीकार नहीं कर सकती है। नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले को हम लोग उसकी सही जगह पहुंचाने का काम करते हैं। और आपने देखा होगा, इन लोगों को किसी गरीब के साथ कोई सहानुभूति नहीं है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों की गरीब के साथ सहानुभूति नहीं है, इनकी सहानुभूति तो माफिया के साथ में है।
और माफिया के लिए कैसे फतिहा ये लोग पढ़ते हैं, आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले, देखा है ना, माफिया के लिए कैसे फतिहा पढ़ते हैं। बहनों और भाइयों, मेरी आपसे अपील होगी, जो माफिया प्रदेश की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे, आपने देखा होगा कैसे ये लोग खतरा पैदा करते थे, वह आपके सामने है। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी से, जो पूजा पाल इन्हीं की पार्टी की विधायक है, उनके पति राजू पाल की हत्या माफिया ने की थी कि नहीं की थी, और समाजवादी पार्टी के द्वारा प्रश्रय प्राप्त था कि नहीं था वो अब माफिया। उमेश पाल की हत्या माफिया के द्वारा की गई थी कि नहीं की गई थी, और क्या समाजवादी पार्टी का उसको प्रश्रय नहीं प्राप्त था। यही नहीं, कृष्णानंद राय की हत्या, कृष्णानंद राय की हत्या के साथ साथ 6 भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या, सुरक्षा गार्डों की हत्या, तमाम अन्य निर्दोषों की हत्या ये माफिया करते थे, व्यापारियों की हत्या करते थे, अपहरण करते थे। तब तो इन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी। बहनों और भाइयों, जब माफिया अपनी मौत मर रहा है, अपने कृत्यों की सजा पा रहा है, आज उसके लिए लोग फतिहा पढ़ने के लिए उसके घर जाते हैं। तो मेरी आपसे अपील होगी कि इनको 5 वर्ष और बोलो कि जाओ फतिहा पढ़ो, हमें देश की सरकार बनाने दीजिए। सहमत है ना आप इसके लिए? और इसीलिए मैं आया हूं आज आपको कहने के लिए, विकास की जिम्मेदारी हमारी है। हम लोग तो विकास के कार्य के लिए ही आए हैं, और इसमें जो भी यहां फिरोजाबाद की समस्या को, टुंडला की समस्या को, यहां की जो भी बातें होती हैं, यहां के विधायक श्री मनीष सचीजा या हमारे जो विधायक गण हैं, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, हमारी महापौर हैं, ये जो भी समस्या हमारे पास पहुंचा देते हैं, उसका बिना देर के वे हम लोग विकास के साथ जोड़ करके उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और आज मैं आपके पास आया हूं अपनी एक समृद्ध विरासत को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी ने आपके बीच में ठाकुर विश्वदीप सिंह जी को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में यहां पर आपके पास भेजा हुआ है। बहनों और भाइयों, मैं ठाकुर विश्वदीप सिंह जी से बोलूंगा, इधर आ जाएं। इन्हें अपना प्रत्याशी बना करके भेजा है। ठाकुर विश्वदीप सिंह को आप अपना समर्थन और सहयोग करेंगे, सभी लोग करेंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, 7 मई को चुनाव है, एक काम करना होगा। मेरी बात मानेंगे? विश्वास है ना? देखो, हम लोग जो बोलते हैं वही करते हैं ना, कोई लांग लपेट नहीं करते ना, विकास के कार्यों में कोई बाधा नहीं आने देते ना, गरीबों के हकों पर किसी को डकैती नहीं डालने देते ना, और माफिया और अपराधियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए ये भी करते हैं ना। अब कोई कर्फ्यू नहीं लगा सकता ना, और कोई दंगा भी नहीं कर सकता है ना। दंगाइयों और कर्फ्यू लगाने वालों के साथ क्या कार्य होता है आपको मालूम है ना, राम नाम सत्य है, ये हो जाता है ना। तो बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं, ठाकुर विश्वदीप सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। एक सांसद प्रत्याशी के लिए लोकसभा चुनाव के दौरान मात्र 14-15 दिन का समय मिलता है। घर घर जाना कठिन होता है, घर घर जाना कठिन होता है, नहीं जा सकता। हर गांव में भी जाना कठिन होता है, क्योंकि 2000 से अधिक गांव है। तो एक दिन में अगर व्यक्ति 20 गांव भी करेगा तो भी बहनों और भाइयों उसको चाहिए 100 दिन। तो 100 दिन का तो चुनाव ही नहीं होता है, कुल 12 से 15 दिन, 14 से 15 दिन का समय लगता है चुनाव के दौरान। 7 मई को चुनाव है, और इसलिए मेरी आपसे अपील है, आपको मोदी जी और योगी जी का प्रतिनिधि बनकर के स्वयं ठाकुर विश्वदीप सिंह बनकर के घर घर जाना होगा। जाएंगे? मोदी जी का और मेरा संदेशा लेके घर घर में जाएंगे। सबको राधे राधे बोलिए,
और सबसे कहिए कि देश को खुशहाल बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, विकसित बनाने के लिए मोदी जी को तीसरा कार्यकाल मिलना आवश्यक है। सहमत हैं? सहमत हैं? और इसके लिए फिरोजाबाद की सीट पर फिर से कमल खिलना चाहिए। सहमत हैं? लेकिन इसके लिए आपको मतदान केंद्र पहले तो घर घर जाना होगा, फिर हर एक व्यक्ति से मतदान कराना होगा। सहमत है ना? किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं। सहमत है ना? इसके लिए आप लोग कार्य करेंगे। दोनों हाथ उठा करके फिर मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ उठा करके, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।